अपना आप फरोख्त कर रहे हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। यहाँ पे भट्टा चौक में आप जाएं, सुबह गुजरे 8 साढ़े 8 बजे, 100-150, पहले 10-20 होते थे, अब 100-150 लोगों का एक इज़्दिहाम है। उन्होंने कुदालें पकड़ी हुई हैं, फावड़ा पकड़ा हुआ है, किसी ने वो मिस्त्री का वो जो सामान होता है वो बोरा पकड़ा हुआ है। आप शाम को गुजरे, जब मगरिब सनसेट से जरा पहले, वो जो आदमी खड़ा था वो बैठ गया है, वो खड़ा होने के काबिल अब नहीं है, क्योंकि उसको दिहाड़ी नहीं मिली और अब वो ये सोच रहा है सर झुका के मैंने घर वापस कैसे जाना। वो फावड़ा वो हमारे सर में मारेगा, वो वक्त आ रहा है, उससे सबको बचना है, पाकिस्तान के रियासती इदारों को भी और सियासतदानों को भी और पाकिस्तान की जुडिशरी को भी, क्योंकि अब ये ज्यादा दूर नजर नहीं आता। बाज जिनकी आंखें हैं लेकिन बीना नहीं है, उनका वो लाइलाज है। तो इस सारी कहानी का कंक्लूजन ये है कि जब हम इस मुल्क को ले गए हैं इनफरादी और इज्तिमाई गुनाहों के नतीजे में, अब हमें ताइब हो जाना चाहिए। और ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, इसके नतीजे में जो भी हुकूमत बने वो हुकूमत इस पॉलिटिकल टेंशन को और टेम्परेचर को नीचे लेके आए। किसी को हमारी शक्ल अच्छी लगती है या उससे नफरत है, वो करता रहे, नहीं यार अब इसे चलने दे। लेकिन हमें सबसे बात करनी है, हमने रियासती इदारों को भी एक टेबल पे बिठाना है और आने वाली पार्लियामेंट में तमाम जमातों को भी एक टेबल पे बिठाना है, भले वो हमारी बदतरीन मुखालिफ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें एक नेशनल एजेंडा बनाना है, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना है, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करना है, और जो COD होगा वो 2 जमातों के दरमियान नहीं होगा, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान होना चाहिए। और जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी है उसके ऊपर भी सबके दस्तखत होने चाहिए और जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट को भी उसके ऊपर प्रीवी और विटनेस होना चाहिए। और 5 साल के बाद वोट के जरिए आए, वोट के जरिए जाएं, कोई धरना नहीं, कोई लॉन्ग मार्च नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं, कोई चीज नहीं चलेगी, कोई पत्थर नहीं चलेगा, मुल्क को सीधा करें आप, और कोई रास्ता नहीं है। अगर ये रास्ता अडॉप्ट नहीं किया गया तो फिर वो लीडरशिप आएगी जिसका नाम पता किसी को मालूम नहीं, वो नहीं होगी, वो जत्थे होंगे जत्थे। उन जत्थों के आने से पहले पाकिस्तान के फैसला साजों को, पॉलिसी मेकर्स को, सबको होश से नाखून लेने पड़ेंगे। मैं तो यही समझता हूं। ये जो इलेक्शन है, पहले मैं बहुत जज्बे से इलेक्शन लड़ा करता था, ये इलेक्शन मैं अब उम्मीद के साथ लड़ रहा हूं। मैं अपने जज्बात कभी नहीं छुपाता, मुझे छुपाने की जरूरत भी नहीं है। राज़िक भी रब है, इज्जत भी रब ने देनी है, बंदे बेचारे कुछ नहीं कर सकते, रब भी रब है, बाकी कुछ नहीं है। तो इसलिए जो दिल में आए क्या देना चाहिए, और बीमार नहीं होना चाहिए और ब्लड प्रेशर नहीं लेना चाहिए, जो दिल में आए क्या देना चाहिए, सोच समझ के गो के बात करनी चाहिए। आज हम जहां खड़े हैं, जो गलतियां PMLN और पीपल्स पार्टी ने की हमने सीख ली, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया, बीबी जिंदा रहती तो आज पाकिस्तान का नक्शा मुख्तलिफ होता। एक ग्रेट प्लेयर जो है वो असैसिनेट हो गई, एक प्लेयर बाकी रह गया। उस एक प्लेयर को निकालने के लिए एक नए खिलाड़ी को कल्टीवेट किया गया कि ये महात्मा है। उस बेचारे को नहीं आता था, उसको रास्ते के पता ही नहीं था ना, न मंजिल का पता था। जो स्केच, जो स्क्रिप्ट बना के दिया गया वो बोलते रहे, वो जब तक बना के देते गए बनाने वाले तब तक चलता रहा। जब उन्होंने हाथ खींचा तो वो ही फेल डाउन, गिर गए। जब अपने ऊपर आई तो समझ ही नहीं आई क्या करें। उनको किसी ने ये समझा दिया है कि जो हिटलर की स्ट्रेटेजी थी वो कामयाब थी। हिटलर वक्ती तौर पे तो कामयाब हो गया था, लेकिन उसका नाम लेवा आज कोई नहीं है, और उसने अपनी कौम को तबाह करवा दिया था। लेकिन लोग इस रास्ते पे चल पड़ते हैं। खान साहब भी उस रास्ते पे चल पड़े थे। उन्होंने ना अपनों की बात सुनी, ना परायों की बात सुनी, ना अपोजिशन की आवाज सुनी, ना अपनी कैबिनेट को सुना। और जो उनकी आखिरी लड़ाई हुई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये वही लोग थे जो रिटायर्ड हैं और जो हमें जेलों में डलवा रहे थे। आखिर में उनसे लड़ाई भी इसी बात पे हुई है, क्योंकि वो जब हमें पीटते पीटते थक गए तो उन्होंने भी इसको कहना शुरू कर दिया, बस कर दो, कोई मुल्क से काम करो। वो तैयार ही नहीं था। इस सारे मंजरनामे का मैं विक्टिम भी हूं और गवाह भी हूं। मुझे किसी गवाही की यकीन करें जरूरत नहीं है। कोई शख्स जुडिशरी का
یہ اسٹیبلشمنٹ کا یا سیاستدانوں میں سے ایسا نہیں ہے جسے میں نے براہ راست دیکھا نہیں ہے اور سنا نہیں ہے اس کو، تو وہ کہانی میں بیان ابھی کر نہیں سکتا، کروں گا ضرور، اگر زندہ رہا تو سب کچھ لکھوں گا جو میں نے سنا اور دیکھا اور بھگتا۔ اچھا اب ہم تو بھگت گئے، کوئی بات نہیں، جیلوں میں ڈال دیا، مارا پیٹا، ذلیل و خوار کیا، بدنام کیا، چلیں کوئی بات نہیں، یہ سب ہوتا، ہم نے بھگت لیا، پہلے بھی بھگتتے رہے ہیں، مشرف نے بھی بھگتایا تھا، اس سے پہلے بھٹو صاحب کا دور بھی بھگتا تھا، وہ بھی ایسا ہی دور تھا، کوئی بات نہیں، جانیں بھی دے دی ہیں۔ آپ ملک کے لیے تو کچھ کرتے، آپ نے ملک کے لیے تو کیا ہی کچھ نہیں، آپ نے ہم آئی ایم ایف کو فارغ کر گئے، آپ آئی ایم ایف کو لے کے آ گئے، لائے اتنے لیٹ، جب لانے کا فائدہ نہیں تھا پھر بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے۔ اور جس طریقے سے ہم نے آئی ایم ایف سے ڈیل کی ہے وہ کوئی آسان کام تھا؟ وہ یا میاں شہباز شریف کو پتا ہے یا اسحاق ڈار کو پتا ہے یا پی ڈی ایم کے جو سرکردہ پارٹی سن کو اندازہ، کیا پاپڑ بیلے ہیں، ان کی شرائط بعض ایسی تھی جو کوئی پاکستان کا حکمران یا کوئی حکومت مان ہی نہیں سکتی، وہاں سے ان کو نکال کے لانا، اور پھر جو چائنیز نے ایک پیوٹل رول پلے کیا ہمیں سیف گارڈ کرنے کے لیے، وہ پاکستانی قوم کو تو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کیا کیا۔ اگر وہ پوری طرح کھڑے نہ ہو جاتے اور سپر پاورز جو ہیں ان کو یہ یقین نہ ہو جاتا کہ یہ ڈیفالٹ نہیں کرنے دیں گے، تو اگلے تو ڈیفالٹ کروانا چاہتے تھے ہمیں، کیونکہ وہ تو ہم سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچت کی، کرم کیا، بچت ہو گئی ہماری، بالکل مہنگائی ہوئی پر ہم نے نہیں کی مہنگائی، ہمارے گلے پڑی ہے۔ 3.25 سال میں تو وہ چھوڑا ہی کچھ نہیں تھا، نہ سرکاری ملازم کو تنخواہ کا پیسہ تھا، پینشنر کو پینشن دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ میں 3.5-4 ارب مجھے ہر مہینے چاہیے ہوتا تھا ریلوے میں، ہر پہلی کو سر پکڑا ہوتا تھا، جوتے گھس گئے، کبھی وزارت خزانہ، کبھی ٹوپیاں گھما رہے ہیں، کبھی ریکوری کر رہے ہیں، کبھی ملازموں کے ترلے کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے یہ 16 مہینے گزرے؟ ایسے ملک چلتے ہیں بھائی، ایسے نہیں چلتے اور ایسے نہیں چلے گا۔ تو میں آپ کو گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب جہاں ہم آ کے سارے پھنس گئے ہیں، وہ کچھ پھنسانے والے تو گھر چلے گئے ہیں، ان پہ تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، میرے کھاتے میں تو ان کی معافی نہیں ہے، اور میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکتا ہوں۔ تو وہ تو ان کو سزا رب دے گا۔ وہ جج تھے یا وہ جرنیل تھے جنہوں نے سازش کی اور اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، پہلا بھی کوئی نہیں بچا، بچنا انہوں نے بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ۔ ہمارے پاس تو جھگڑے کا، لڑنے کا بھیا ٹائم نہیں ہے، ہم نے تو عمران خان سے بھی کوئی ڈانگ سوٹا نہیں کرنا، یہ جتنے مقدمات ہیں اس پر وہ جانے تو جوڈیشری جانے۔ اگر ہماری حکومت بنے گی، ہم نے بالکل 1 منٹ ضائع کیے بغیر اکانومی پر، لا اینڈ آرڈر پر، سوشل جسٹس پر اور لوگوں کی فیسیلیٹیشن پہ اور مہنگائی اور بے روزگاری کو کیسے ایڈریس کرنا، اس پہ کام کرنا ہے۔ ہمارے پاس جھگڑے کا وقت سچی بات نہیں ہے، ہم یہ ٹائم ضائع ہی نہیں کر سکتے۔ عمران خان کو لگتا ہے کہ وہ ہمارا مسئلہ ہے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنا مسئلہ خود ہے، اسے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے پاؤں پہ ہم انتظار کر دیں کب کلاڑا مارے گا، تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، انہیں پہلے مار لینا سی، تو 3.25 سال نہیں نکالنے تھے اس نے، کیونکہ وہ ایک سیڈسٹ ہے، سیڈسٹ کا کام نہیں ہے ملک چلانا، اور جو نفرت بانٹے گا اور جو کسی کو معافی نہیں کرے گا، جو اسٹیٹسمین شپ کے نزدیک سے نہیں گزرا ہوگا، وہ بھی یہ ریاست مینج نہیں کر سکتا۔ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ وائبل نہ رہے، اس کو پکڑنا ہے، اس کو سنبھالنا ہے اور پاکستان کا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا ایجنڈا ہے، یہی ہمارا نیریٹو ہے۔ ہم نے نہیں لڑنا، اور جن سے ہماری لڑائی ہوتی تھی، ویری فرینکلی ٹاکنگ، ہم نے ان سے بھی نہیں لڑنا۔ 2-3 بار لڑکے دیکھ لیا، ہماری خیر ہے ملک خراب ہوا ہے، اب لڑائی کی گنجائش ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ اب صرف کام کرنا ہے اور کام کرنا ہے، اور اگر کوئی رکاوٹ آئے گی تو وہ بات چیت سے دور کرنی ہے۔ وہ پنجابی کے اندر آڈا نہیں لانا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کو رجسٹر کر رہے ہیں؟ ہم نے آڈا نہیں لگانا، کوئی خوف ڈر نہیں ہے، میں آپ کو عرض کروں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جھگڑے کے نتیجے میں ایک جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے، ایک کانٹروورسیز میں سے نکلنا پڑے گا۔ میں بڑی جگہ یہ کہانی سنا چکا ہوں۔ جب میں منسٹر ایویشن تھا اور منسٹر ریلویز تھا، تو ایتھوپین ایمبیسڈر ابھی بھی ہیں، بڑے میرے اچھے دوست ہیں، جمال بی بکر، وہ تشریف لائے ملنے کے لیے۔ تو ایتھوپیا کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات تھی نہیں،
वही एक परसेप्शन था जो एक ओवरऑल है, अफ्रीका, इथोपिया, कहत, फाका, लड़ाई झगड़ा, यही लगता था। तो मैंने प्रोफाइल निकलवाया। एम्बेसडर के आने से पहले आप उस मुल्क का प्रोफाइल देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो मुझे कुछ अचंभा हुआ कि ये तो कोई मामला मुख्तलिफ है, ये तो कोई टेक ऑफ करने के चक्कर में है, ये तो गल कोई हो रहा है। खैर वो आए, बैठे, तो उन्होंने कहा कि हम एयर ब्रिज बनाना चाहते हैं। मुझे इथोपियन प्रेसिडेंट ने कहा पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा कि सवारी कहां से आएगी? उन्होंने कहा सवारी की परवाह नहीं है, हम लॉस पे एयरलाइन चलाएंगे। मैं हैरान, मैं कि तुमने सोचा मैं 24 करोड़ दे मुल्क दा वजीर है, मेरे को मैं तो अफोर्ड ही नहीं करता। वो 8-8.25 करोड़ की पॉपुलेशन है उनकी। तो खैर वो मेरे पास 28 जहाज थे, उनके पास 100 जहाज था। मेरी ट्रेन 105 पे चलती है, वो 160 वाली बना के चला बैठे हैं। तो बात समझ आ गई कि ये तो निकल गए हैं। तो मैंने कहा भाई ये बताएं कि ये जो जिस गवर्नमेंट ने आपको एम्बेसडर लगाया हुआ है उसकी कोई पार्लियामानी निजाम भी है कि बस एंज चल रहा है? उन्होंने कहा नहीं, पार्लियामेंट है, इलेक्शन होते हैं। और मैंने कहा बाकी अदारे? उन्होंने कहा हर अदारा अपने अपने दायरे में है, मुल्क पॉलिटिशियन चलाते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा जी कितनी आपकी मेजोरिटी है? तो वो कहते हैं 96%। मैंने कहा ये कैसी जमहूरियत है, 96%? तो उन्होंने जो मैंने कहा कोई हमें भी नुस्खा कीमिया बता दें फिर हमें भी कोई रास्ता बता दे। दिल्ली में क्या सीधे मर गए हैं, इन्हों को पूछ लीजिए इथोपिया को कि ठीक किवें करना अपना हाउस। तो बताया उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम दहाइयों तक लड़े एक दूसरे से, बड़ा ब्लड शेड हुआ, लड़ते लड़ते हम थक गए, नतीजा नहीं निकला। फिर हमारे काबिर बैठ गए, हमने फैसला कर लिया, हमने पावर शेयर कर ली है। ऑपोजिशन के फेडरल कैबिनेट में 3 मिनिस्टर हैं, ऑपोजिशन लीडर जो है उसने 3 अपने आदमी दिए हुए, हम मिलकर मुल्क चलाते हैं। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ दिल बड़ा करना है और पावर शेयर करनी है। एक तजर्बा हमने किया है पीडीएम में, लोगों का ख्याल था 16 दिन नहीं चलेंगे, हम 16 महीने निकाल गए हैं। तो नवाज शरीफ साहब की ये सोच है कि अगर सिंपल मेजोरिटी भी मिल गई तो हम कोशिश करेंगे कि एक वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाए और औरों को भी मदऊ करें। और दूसरी बात यह है कि हमने डायलॉग करना ही करना है, हम डायलॉग लाजमी करेंगे और डायलॉग करके एक रास्ता निकालना चाहते हैं। पाकिस्तान को ट्रैक पे अब आ जाना चाहिए, पाकिस्तान के पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमारे जो हमसाए हैं वो बहुत आगे निकल गए हैं। जो 5 गुना बड़ा मुल्क था, जो हमारे फ्रंट पे या बैक पे जो भी आप कह लें, वो 5 गुना बड़ा नहीं रहा, अभी वो 100 गुना बड़ा हो गया है। तो ये सारी फिक्रमंदी की बातें हैं। अफगानिस्तान भी तरक्की कर रहा है, अल्लाह ताला उन्हें और तरक्की दे। बांग्लादेश तो हमें क्रॉस कर गया ना कब का, तो हमने भी कोई तरक्की करनी है कि नहीं करनी? यहां पे यही मसला नहीं होता, पीने का पानी नहीं आ रहा, पाइप में गैस नहीं आ रही, बिल आ रहा है, बिजली पूरी नहीं हो रही। जो चीज पूरी करके जाओ, कोई टोट 2-4 आ जाते हैं, हर चीज उल्टी कर जाते हैं। फिर दोबारा वो सफर शुरू। लूडो खेली है ना आप सबने बचपन में, लूडो, वो सांप वाली जो कहानी है, सीढ़ी और सांप सीढ़ी का खेल है, बंद ही नहीं हो रहा। ये बंद करना है। ये जो अगले 5 साल है, इसमें इस खेल को बंद करना है। इसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है पाकिस्तान के अंदर। अगर ये पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आता है, हुकूमत अपना काम करे, अदलिया अपना काम करे, अफवाज अपना काम करें और सियासतदान मेहरबानी करें। ये उन्हें पता होना चाहिए फंदा सियासतदान के गले में फिट होना है, तो वो फंदे तक जाते क्यों है? अकल ही कर लो, आपस में बातचीत कर लें, कोई रास्ता दे दें, कोई रास्ता ले लें। ये सारी बात है, ये हमारी सोच है जनाब। बाकी रह गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो हम हमेशा करते हैं। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पार्टी ने बनाया है। आखिरी बात, मैं चूंकि वैसे तो पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म हूं, पॉलिटिकल मैनेजमेंट मेरा सब्जेक्ट है, पार्लेस करना मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन अब थोड़ा सा प्रोफेशनल भी हो गया हूं रेलवे और एविएशन की वजह से। वो मैं आपको 1 2 3 4 करके अपनी बात खत्म करूंगा। आगे क्या होगा इस फील्ड के अंदर, जो फील्ड मुझे दी गई थी, जो ड्यूटी मैंने की है। आपकी जो एविएशन सेक्टर है, इसमें हमने नई एविएशन पॉलिसी दे दी हुई है, उसको हमने लिबरल कर दिया है। मजीद एयरलाइंस प्राइवेट आएंगी, गवर्नमेंट उनको इनकरेज करेगी। दूसरे, मीडियम रेंज जेट पाकिस्तान में कोई नहीं है। जब तक ये मीडियम रेंज जेट नहीं आते, 60-70 सीटर एम्ब्रेयर प्लेन है,
وہ नहीं आते, या उस तरह के कोई और, ये जो पाकिस्तान के छोटे एयरपोर्ट हैं ये बंद रहेंगे। 42 में से 70 एयरपोर्ट बंद है, क्योंकि जो आपका ये एयरबस है ये 180 सीट है इसकी, तो वो उसके पास पैसेंजर ही नहीं है, सो वो जा ही नहीं रहा, और जा नहीं रहा और लोगों को सहूलत नहीं मिल रही सफर की। इवन अब लाहौर से इस्लामाबाद कोई फ्लाइट नहीं है आपके पास, और छोटे शहरों का तो कोई हाल ही नहीं है, उनको भी हक है, उनको भी एयर कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। तो हम मीडियम रेंज जेट जो है वो हम अगली पॉलिसी में डाल दिए हैं, ताकि वो प्राइवेट एयरलाइंस उनको लाएं और पाकिस्तानियों को और जो ये स्कैटर्ड हमारे एयरपोर्ट है इनको कनेक्टिविटी मिले। सक्खर और डीआई खान में हम नया सक्खर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल करेंगे, और डीआई खान का नया एयरपोर्ट बनेगा डीआई खान शहर से बाहर, क्योंकि उसका एरिया ऑफ कैचमेंट इन दोनों का बहुत बड़ा है। आपका जो लाहौर और कराची के एयरपोर्ट है ये इस साल के एंड में अगर हुकूमत बन गई आउटसोर्स कर दिए जाएंगे 15 से 25 साल के लिए, जो भी अच्छी डील मिलेगी थ्रू कंपेटिटिव बिडिंग। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट अगले 4 से 6 माह में आउटसोर्स हो जाएगा। दुनिया की बेहतरीन कंपनियां आ गई हैं उसको चलाने के लिए। अब दुनिया में मॉडल यही है, एयरपोर्ट्स को वही मैनेज करते हैं जो एयरपोर्ट्स के मैनेज करने के मास्टर हैं। आपका इस्लामाबाद एयरपोर्ट इतनी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, खाली पड़ा हुआ है, वह आप जाते हैं आपको कुछ नजर ही नहीं आता। और वो ये एक हमारे ज़हन में है, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन होगी, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, और प्राइवेटाइजेशन के हम ट्रैक पे डाल गए हैं। लोग बेरोजगार नहीं होंगे, लेकिन एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो गई है, टाटा ने ले ली है, उसने सैकड़ों जहाजों का ऑर्डर दिया हुआ है जो अगले 5 साल इंडिया के लिए जहाज बनाएगी, जहाजरान कंपनी है। हम 28 के 30 जहाज हैं, 12 अपने जे बाकी लीज से जे 12-24 8 उड़दे 4 नहीं उड़दे, 2 दे इंजन लीज से ले आके फिट करा के चलवाए जे 777 दे, ऐसा हाल जे। जरा साढ़ा लॉन्ग रेंज है, 2 लॉन्ग रेंज है हमारे पास 777 जो कनाडा पाकिस्तान पे चलते हैं, उनकी सीटें बैठने के काबिल नहीं है। पाकिस्तानी उनको ये सहूलत ही मुयसर नहीं है, वो पाकिस्तान आना है तो जनाब वो बाय बठिंडा आएंगे। गुलाम सरवर खान साहब की जहालत की वजह से हमारी फ्लाइट्स पे बैन लग चुका है, वो भी इसी अगले 6 मंथ्स में लिफ्ट होगा। हमने सारा होमवर्क पूरा कर लिया अपना। तो ये एविएशन का हाल दिया मैंने आपको। रेलवे में ML1 का बहुत हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट वो फ्रीज हो गया था, $12 अरब पे उसकी कॉस्ट चली गई थी, $7.25 अरब से। इन नलाइकों ने जो फाइल टेबल पे पड़ी हुई थी रेलवे हेडक्वार्टर में, उसे अगली टेबल तक भी नहीं पहुंचाया। उसके हमने कॉस्ट कटिंग की है, चाइनीज मान गए हैं। अगर एक स्टेबल इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई तो वो हमें सॉफ्ट लोन देंगे 30 साल 25 साल 35 साल, और बड़े ही फेवरेबल टर्म्स के ऊपर। कमर्शियल लोन नहीं होगा वो, जो रेलवे कमा के वापस कर सकेगी। अगर आपकी ML1 6-7 साल में बन गई, इसे 20-24 में मुकम्मल होना था। अंदाजा लगाएं, अभी शुरू ही नहीं हुई, यह मुकम्मल हो जाएगी जब, तो आप देखेंगे कि आप 10 घंटे में कराची जाए, 2.5 घंटे के अंदर आप इस्लामाबाद जाएंगे लाहौर से, और सारी मालगाड़ियां जो हैं इसकी लाइन कैपेसिटी 6 टाइम बढ़ जाएगी। तो ये हम जो रेलवे के प्रोडक्शन यूनिट हैं उनको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में ले जाएंगे, रेलवे उनको नहीं चला सकती। ये सारे इसके ब्लूप्रिंट्स तैयार हैं इन कामों के। अगर हुकूमत आ गई तो जो आदमी भी ये जिम्मेदारी लेगा हमारी जमात का, वो इस रास्ते पे चल पड़ेगा। अब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, जज़ाकल्लाह, बहुत मेहरबानी।